नमस्कार दोस्तों, स्टोरी नाइट के नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कहानी आप सुनने वाले हैं, ये कहानी एक ड्रैकुला के बारे में है, जिसमें एक लैब में कुछ प्रोफेसर्स जीवों के ऊपर रिसर्च करते हैं ताकि उनके कटे अंग पुनः उत्पन्न हो सके, पर उन्हें सफलता नहीं मिलती। तब एक प्रोफेसर को कुछ अलग और नामुमकिन तरकीब सूझती है कि अगर ड्रैकुला का डीएनए मिल जाए तो उनकी ये प्रयोग सफल हो जाएगी और वो ड्रैकुला का शव खोजने निकल पड़ते हैं। पर आगे जो घटना घटती है उनके साथ, ये उन्होंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था। तो क्या क्या होता है उनके साथ, आइए कहानी में चलकर जानते हैं। समय का पहिया लगातार एक ही धुरी पर घूमता रहता है, इसलिए कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। बेंगलोर की एक अत्यंत आधुनिक और गुप्त प्रयोगशाला में किसी भी जीव के कटे अंगों के पुनः उत्पन्न होने की प्रक्रिया के जांच के लिए प्रयोग चल रहे थे, जिसमें मगरमच्छ, छिपकली, ऑक्टोपस जैसी 5 जीवों के पुनः उगने वाले अंगों के डीएनए को मिलाकर प्रयोग किए जा रहे थे। परंतु सफलता नहीं मिल रही थी। लगातार प्रयोग के निष्फल होने और संसाधन की कमी होने से पूरी टीम आहत थी। टीम के वरिष्ठ सदस्य प्रोफेसर मोहित किसी भी हाल में इस प्रयोग को पूरा करना चाहते थे, पर कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। इसलिए वे सदियों पुरानी किताबों में गहन जांच पड़ताल करने लगे और तभी अचानक प्रोफेसर मोहित की नजर एक खास पेपर पर गई और उन्हें एक खतरनाक पर एक ढांसू आइडिया मिल गया था। प्रोफेसर मोहित ने पूरे टीम को इकट्ठा किया और अपना आइडिया सुनाया, जिसको सुनने के बाद पूरी टीम सन्न थी। आइडिया ये था कि ट्रांसिल्वेनिया चलकर ड्रैकुला के शव को खोजकर उसका डीएनए लिया जाए और उस डीएनए को बाकी जीवों के डीएनए के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाए। पूरी टीम को यह आइडिया मजाक लगा। किसी को भी यकीन ही नहीं हुआ कि मोहित एक काबिल वैज्ञानिक होकर दंत कथा पर विश्वास करते हैं। सभी मेंबर्स के खारिज करने के बाद भी प्रोफेसर मोहित ने हार नहीं मानी और टीम में नए शामिल हुए डॉक्टर ऋषभ को लेकर गुप्त रूप से ट्रांसिल्वेनिया निकल गए। डॉक्टर ऋषभ के पास ट्रांसिल्वेनिया के सभी नए पुराने कब्रिस्तानों का विवरण था और वे दोनों सुबह से इसी काम में लगे थे। मोहित जानते थे कि ड्रैकुला के नाम से कोई कब्र नहीं होगी, इसलिए वे ड्रैकुला के अन्य नाम व्लाद तृतीय और विलियम के नाम से कब्रें खोज रहे थे, पर सफलता हाथ नहीं लगी। शाम को थक कर वे दोनों एक होटल में गए। पहले तो मैनेजर ने बाहरी होने के कारण रूम देने से मना कर दिया, पर जब प्रोफेसर मोहित ने ज्यादा पैसों का लालच दिया तो मैनेजर ने 313 नंबर का कमरा दे दिया और वेटर के साथ कमरे में भेज दिया। उन दोनों के जाते ही एक अनजान शख्स धीरे से मैनेजर के पीछे आकर खड़ा हो गया। मैनेजर हड़बड़ाकर पीछे पलटा। उसने भर्राई आवाज में उस शख्स से कहा, हुजूर, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, अब तो मुझे छोड़ दो, मैं कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ता। इतना कहकर वो शख्स तेजी से मैनेजर पर लपका और एक झटके में मैनेजर की गर्दन ऐंठ दी। फिर अजनबी शख्स ने उसकी लाश ठिकाने लगा दी। इधर डॉक्टर ऋषभ रूम में सो गए थे और प्रोफेसर मोहित बेचैनी से कमरे में टहल रहे थे। तभी किसी ने उनके रूम के गेट पर दस्तक दी। मोहित सोच में पड़ गए। इस वक्त कौन हो सकता है? मोहित ने दरवाजा खोला, पर बाहर तो कोई था नहीं। पर दरवाजा बंद करके जैसे ही पीछे पलटे, वे चौंक गए क्योंकि अंदर एक अजनबी शख्स खड़ा था। इससे पहले कि मोहित कुछ बोल पाते, वो अजनबी शख्स बोल पड़ा, मैं जानता हूं आप यहां क्यों आए हैं। चौंकिए मत, मालिक से कुछ नहीं छुपता, उन्होंने ही आपको बुलाया है। वो वापस जिंदा होना चाहते हैं और इस बार आप उन्हें जीवित करेंगे। इतना कहते ही उस अजनबी शख्स ने मोहित का हाथ अपने हाथों में लिया और नाखून को बीचों बीच रख दिया। ऐसा करते ही मोहित के हाथ पे 3 आकृति नजर आने लगी। पहला निशान है एक पत्ती का, ऐसा चर्च खोजो जिस पर यह निशान हो। उसके बाद एक जमीन घड़ी तलवार का निशान है। उस चर्च में ऐसा कोई दरवाजा जरूर होगा जिस पर ऐसा निशान बना होगा। उस दरवाजे को खोलो और अंदर घुस जाओ। उसके बाद ये तीसरा निशान एक कब्र में बना होगा। इस निशान में 2 फरिश्ते मिलकर एक शैतान को मार रहे हैं। उसी कब्र में हमारे मालिक आराम फरमा रहे हैं। कब्र खोलकर अपने हाथ को थोड़ा सा काट कर 2 बूंद खून की डाल देना। ऐसा करते ही हमारे मालिक जीवित हो जाएंगे। हम चर्च में नहीं जा सकते, पर तुम जा सकते हो। इतना कहकर वो अजनबी शख्स दरवाजा खोलकर बाहर निकला और हवा में विलीन हो गया। सुबह होते ही मोहित ने ऋषभ को जगाया और रात में घटी सारी बात बता दी। ऋषभ भौचक्का सा सुनता रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ अपने कानों पर। उल्टा वो मोहित पर भड़क गया कि उसने उसे क्यों नहीं जगाया।
ऋषभ ने तुरंत अपना लैपटॉप निकाला और पत्ती के निशान वाला चर्च खोजने लगा। थोड़ी देर में ऋषभ को सफलता मिल गई। वे जहां रुके थे वहां से 8 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में है वो चर्च। बिना समय गंवाए दोनों उस गांव की तरफ निकल पड़े। करीब 2 घंटे की उबड़ खाबड़ यात्रा के बाद वे दोनों उस गांव में पहुंचे। चर्च गांव के बीचों बीच है। वहां पहुंचकर दोनों तलवार के निशान वाले दरवाजे को खोजने लगे। इधर कोई और भी इस चर्च में आया था। उसने आते ही सबसे पुराने पादरी को खोजना शुरू किया और थोड़े ही देर में उसे खोज लिया। उसे लेकर वो अजनबी एक कमरे में घुस गया। करीब 5 मिनट बाद किसी जानकारी के साथ बाहर निकला और अंदर पादरी की गर्दन ऐठी हुई लाश पड़ी थी। उधर खोजकर थक चुके थे दोनों, तभी उनकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी जिस पर तलवार का निशान था। जैसे ही तस्वीर को हिलाया, एक गुप्त मार्ग खुल गया। दोनों सीढ़ी से नीचे अंधेरे कमरे में नीचे उतरते गए। ऋषभ ने लाइटर जला लिया था। अब दोनों ने कब्र खोजना शुरू किया। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद उन्हें वो कब्र मिल गई। दोनों ने सम्मिलित ताकत लगाकर कब्र के ढक्कन को खोला तो अंदर एक हड्डियों का ढांचा दिखा। ऋषभ ने बड़ी सावधानी से उसमें से एक दांत निकाल लिया और सावधानी से बाहर आ गया। अभी वे लोग चर्च से बाहर निकले ही थे कि रात वाला अजनबी शख्स उनके सामने आ गया और कहा, तुम्हारा काम मालिक को जगाना है। हम क्यों जगाए? तुम खुद जगा लो। इतना कहकर दोनों उस अजनबी को चकमा देते हुए गाड़ी में बैठकर शहर में पहुंचे और अगले दिन बैंगलोर पहुंच गए। मोहित लैब में आते ही काम पर लग गए। जब प्रोफेसर करण और प्रोफेसर कपिल ने जानना चाहा कि कहां गए थे तो उन्होंने सच्चाई बता दी। सच्चाई सुनने के बाद दोनों का मुंह खुला रह गया। प्रोफेसर कपिल ने बाकी जीवों के डीएनए में ड्राकुला का डीएनए मिलाकर सीरम बनाना शुरू कर दिया और जीवों पर प्रयोग भी शुरू कर दिया। थोड़ी सी मेहनत के बाद सीरम जीवों पर अल्प मात्रा में काम कर रहे था। प्रयोग के दौरान अचानक हरेंद्र लैब में आते हैं और उस सीरम को जबरदस्ती उठाकर खुद पर इंजेक्ट कर लेते हैं। कोई समझ पाता कि क्या हुआ, उससे पहले ही सीरम ने असर दिखाना शुरू कर दिया। करीब 30 मिनट की दर्दनाक यातना के बाद जब हरेंद्र को होश आया तो उसके अंदर ड्राकुला की ताकत आ चुकी थी। वो मन की बात सुन सकता था, दूर तक देख सकता था, उड़ सकता था और कुछ भौतिक तत्व जैसे वायु, बादल आदि को काबू कर सकता था। मोहित ने हरेंद्र को कुर्सी से बांध कर रखा था, परंतु होश में आने के बाद हरेंद्र के लिए उसे तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी और फिर चारों वैज्ञानिकों को अपने हाथों से उठाकर पटक दिया और उन्हें छोड़ता बाहर निकल गया। लैब की छत पर आकर पहले इशारे से बादल बुलाकर धूप को रोक दिया, फिर जानवरों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगा। हरेंद्र अब ड्राकुला बन चुका था और शहर में जो मिल रहा था उसे काटता जा रहा था और अपने पिशाचों की संख्या बढ़ाता जा रहा था। बड़े मिनिस्टर्स और पावर वाले लोगों को हिप्नोटाइज करता जा रहा था। हालात ये थे कि महज 2 घंटे में आधा शहर पिशाचों में बदल चुका था। लोगों में भगदड़ मच चुकी थी। हर कोई जान बचाने को भाग रहा था। आला कमान सदमे में था। उसने उन चारों वैज्ञानिकों से संपर्क किया और इस मुसीबत को रोकने को कहा। उधर ड्राकुला ने शहर में मौत का मातम मचा दिया। शहर में खून और लाशों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। बड़े लोग ड्राकुला के वश में थे। उन्होंने पुलिस या आर्मी वालों को पिशाचों को मारने का कोई ऑर्डर नहीं दिया और जिन्होंने अपनी तरीके से रोकने की कोशिश की वे मारे गए। इधर लैब में चारों वैज्ञानिक ड्राकुला के डीएनए में कुछ खोज रहे थे और तभी करण को एक ऐसा प्रोटीन मिला जिसको अगर संश्लेषित किया जा सका तो पिशाचों को वापस इंसान बनाया जा सकता है। चारों वैज्ञानिक इसी काम में लग गए और इस बात की खबर आला कमान को भी दे दी। इस बात की खबर ड्राकुला को भी हो गई और वो वापस लैब पहुंचा। पर इस बार वे सब तैयार थे। वे चारों चांदी से बनी चीजों का इस्तेमाल कर ड्राकुला को रोकने की कोशिश कर रहे थे, परंतु इससे पहले कि ड्राकुला उन पे हावी हो पाता, उसे एक चैम्बर में बंद करके ऐसे गैस से हमला किया जिससे जीवों के डीएनए नष्ट हो जाए। महज चंद सेकंड में ड्राकुला वापस हरेंद्र बन चुका था। इधर आला कमान ने उस प्रोटीन को गैस में मिला के हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे शहर में मिला दिया। नतीजन थोड़ी ही देर में सब वापस नॉर्मल हो गए। पता चला वो अजनबी शख्स हरेंद्र ही था जिसने पादरी को मारा। हरेंद्र को उसके करने की सजा जेल हो गई। करण और कपिल वापस घर जा रहे थे कि कार में तभी करण को कुछ हुआ और वो बदल गया और उसने कपिल पर हमला कर दिया और फिर से ड्राकुला का आतंक शुरू हो गया। और आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि हमारी आने वाली अगली कहानी आप तक पहुंच सके। हम मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अलविदा।